हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी। इसमें आज अपने पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात प्रागनलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में से 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। कितने नर युग्मक होंगे? 2। इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है। क्या कहा गया है कि 2 नर युग्मक इसमें मुक्त होंगे, जिसमें से एक कहाँ जाएगा? अंडकोशिका की तरफ जाएगा, गति करेगा और केंद्रक के साथ संगलित होकर युग्मक संलयन बनाता है। क्या बनाएगा? युग्मक संलयन, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्ली केंद्रिकी की ओर गति करता है। उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। एक तो कहाँ गया? अंडकोशिका के साथ संलयित हुआ और दूसरा कहाँ जाएगा? केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गति करेगा और उनके साथ संगलित होकर क्या बनाएगा? त्रिगुणित प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणितिक न्यूक्लियाई केंद्रिकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। चित्र 1.13 में देखते हैं हम। यह है चित्र 1.13। एक निश्चेतित भ्रूणकोश पुट्टी युग्मनज का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रिकी को दर्शाता है। क्या दर्शाया गया है इसमें? अपभ्रष्टीय सहायक कोशिका है ऊपर वाली, ये बीच में क्या है? युग्मनज, जो 2n होंगे। ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, फिर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो 3n होगा। अपभ्रष्टीय प्रतिव्यासंत कोशिका। और इसका चित्र ब क्या दिखाया गया है? एक द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास चरण, मतलब एक द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होगा? युग्मनज है, फिर 1 से 2 बने, 2 से यहाँ पे इसका विकास होता गया, नीचे की तरफ गोलाकार भ्रूण बन गया, फिर गोलाकार भ्रूण से क्या बना? हृदयाकार भ्रूण। ये निलंबक है। फिर हृदयाकार भ्रूण से ये कैसा बना? यहाँ पे ये इसकी शेप मूलाकार होती हुई यहाँ पे बीजपत्र बन गए। ये प्रांकुर है और ये निलंबक है। आगे देखते हैं हम। चूंकि एक भ्रूण पुट्टी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन, संगलन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। दोहरा निषेचन किसे कहेंगे? जब एक भ्रूण पट्टी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। युग्मक संलयन कौन से थे? जब एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संलयित होता है और दूसरा जब वो ध्रुवीय में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रिका के साथ संलयित होता है, उसमें क्या होएगा? त्रिसंलयन। और दोनों के मेल से क्या बनता है? दोहरा निषेचन, जो कि पुष्पी पादपों की एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। भ्रूणपोष क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। कौन सी? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? भ्रूण के रूप में। आगे देखते हैं। निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, मतलब निषेचन होने के बाद में क्या क्या संरचनाएं और घटनाएं होंगी, इनके बारे में जानते हैं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मुख्य बातें दिखाई गई है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा?
बीज किससे बनता है? बीज का विकास किससे होता है या बीज परिपक्व कहाँ से होता है? बीजांड से। और फल किससे बनता है? अंडाशय से। ये दोनों ही बात याद रखने वाली है। बीज बनेगा बीजांड से और फल बनेगा अंडाशय से। एक बार रिपीट कीजिएगा, बीज तो बनेगा बीजांड से और फल बनेगा अंडाशय से। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है भ्रूणपोष। इसके बारे में जानते हैं। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। जो भ्रूणपोष है उसका विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, क्योंकि इसकी जो प्राथमिक कोशिका है वह बार बार में विभाजित होगी, सेल डिवीजन इसमें ज़्यादा होता है। एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं सुरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है, मतलब उनमें खाद्य सामग्री संरक्षित रहती है और विकासशील भ्रूण को पौष्टिकता के लिए उपयोग की जाती है। और वो खाद्य सामग्री किसके लिए होती है? जो भ्रूण विकासशील हो रहा है या जिस भ्रूण का विकास हो रहा है उसके लिए पोषक प्रदान करती है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई केंद्रकी के रूप में पैदा होता है। क्या कहा गया है कि अधिकतर जो प्राथमिक भ्रूणपोष है वो केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास जो केंद्रकी के विभाजन से मुक्त होकर न्यूक्लियाई भी किसे बोलेंगे? केंद्रकी को के रूप में पैदा होता है। नेक्स्ट है भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब जो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहेंगे। इसके सापेक्ष कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं, बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लियों से बना है। इसके आसपास का सफेद गुद्दा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि जो कच्चे नारियल का पानी होता है वो क्या होता है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि जो कच्चे नारियल का पानी होता है वो क्या होता है? वह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है जिसमें हजारों न्यूक्लियों से बना होता है और उसके आसपास का सफेद गुद्दा या गिरी क्या होगा? कोशिकीय भ्रूणपोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कच्चे नारियल का पानी क्या होगा? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और उसकी गिरी क्या होती है? कोशिकीय भ्रूणपोष। आगे देखते हैं हम। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। मतलब बीज के पूर्ण वयस्क या पूरे बनने से पहले भ्रूणपोष को पूरा किसके भ्रूण के द्वारा यूज कर लिया जाता है एक पोषक के रूप में। किनमें? मटर, मूंगफली, सेम आदि में। या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है और परिपक्व बीज के अंदर जो भ्रूण प्रेजेंट रहता है, विद्यमान रहता है, उनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? अरंडी और नारियल। अरंडी और नारियल में भ्रूणपोष रहता है बीज के अंदर। इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। आगे हम पढ़ेंगे भ्रूण के बारे में। भ्रूण भ्रूणकोश या पुट्टी की बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है। कहाँ होता है? भ्रूणकोश या पुट्टी के बीजांडद्वारी सिरे पर। किस पे? बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहाँ पर युग्मनज स्थित रहता है। क्या रहता है? युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज जब विभाजित होते हैं, जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। यह हमने चित्र 1.1
13 में देखा भ्रूण का विकास और उसके चरण। आगे देखते हैं हम। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण में वृद्धि होता है। हमने देखा कैसे वह गोलाकार से हृदयाकार, फिर उसमें बीजपत्र और प्रांकुर बनते हैं जो एक परिपक्व भ्रूण का रूप लेता है। यह हमने चित्र 1.13 में देखे। एक पारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण जो चित्र 1.14 में एक भ्रूणीय एक्स दूरी तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। पहले चित्र 1.14 देखते हैं। ये क्या है? चित्र 1.14 एक पारूपी द्विबीजपत्र भ्रूण। ये क्या? इसका एज डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या बनता है? ये ऊपर वाली ये शेप होगी प्रांकुर, ये 2 इसमें क्या बना दिए गए? बीजपत्र। ये बीजपत्राधार, ये मूलांकर और ये मूलगोप। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम ब। एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट, इसमें क्या बनेगा? सबसे ऊपर ये स्कूटेलम बनेगा, फिर प्रांकुर चोल, प्रोहशीर्ष, अधिकोरक, मूलांकर, मूलगोप और मूलाकुर चोल। अब आगे देखते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय एक्स की प्रोटीन एपिकोटिल बीजपत्रोत्प्रेरक होती है जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे से प्राय समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन है जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्ष अंत पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूलगोप कहेंगे। एक बीजपत्रीय भ्रूण चित्र 1.14 ब जो हमने घास का देखा था, केवल एक बीजपत्र होता है। क्या होता है? एक बीजपत्र। घास परिवार में बीजपत्र को स्केटोलम परशलक कहते हैं जो भ्रूणीय एक्स की एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय एक्स में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है जिसे कोल्यूराइजा मूलांकर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय एक्स के भाग को बीजपत्रोत्प्रेरक कहते हैं। बीजपत्रोत्प्रेरक के प्रोहशीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आधापर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोए। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक बीज। बीज के बारे में देखते हैं। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज। ये बीज किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? लैंगिक जनन के द्वारा। इसको प्राय एक निश्चेतित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब बीज कहाँ से बनता है? बीजांड से। और फल अंडाशय से। ये हमने पहले भी देखा। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र, एक भ्रूण एक्स समाहित होता है। मतलब बीज के कितने पार्ट होते हैं? 3 बना दिए इसने। कौन कौन से? बीज आवरण, बीज पत्र और एक भ्रूण अक्ष या अंकुआ। भ्रूण का बीज पत्र चित्र 1.15 एक सरल संरचना होती है। हम चित्र 1.15 को देखते हैं। यह है कुछ बीजों की संरचना दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले ये देखते हैं बीज के। ये क्या है? बीज पत्र। ये बीजा द्वार। ये आगे इसमें बीजावरण, ये भ्रूणपोष, ये बीज पत्र, ये बीज पत्र मूलक्ष, इसमें प्रोहशीर्ष विभाज्य मूलागर और बीज पत्र की मूल अक्ष यहाँ पे दिखाई गई है। फिर आगे ये बीजावरण हो गया। जो सबसे बाहरी आवरण होगा उसको बीज का आवरण बोलेंगे, बीजावरण। फिर इसके अंदर बीज पत्र हो गया। प्रोहशीर्ष विभाज्य बीज पत्राधार मूलक्ष, मूलागर,
भ्रूणपोष। यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोष। ये थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखा दिया। फल भित्ति, भ्रूणपोष, स्कूटेलम, प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकर, मूलांकर चोल। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ऐसे डायग्राम, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये फल का दिखा दिया, सेब और स्ट्रॉबेरी आभासी फल, इनको भी देख लेते हैं। ये पुष्पासन है जो इसके खाने योग्य भाग है, ये अंड बीज है। ये अतः फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति है। ये स्ट्रॉबेरी का पुष्पासन जो खाने योग्य भाग, ये एकीन जिसमें बीज प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, प्राय आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसा कि लेग्यूमेंस में। परिपक्व बीज गैर एल्ब्यूमिनेंस अथवा एल्ब्यूमिनेंस रहित हो सकता है। गैर एल्ब्यूमिनेंस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर, मूंगफली। एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड आदि। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर का बीजांडकाय न्यूसेलस भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट है बीजांड। अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षणात्मक आवरण बन जाता है। बीज आवरण के बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुर के समय यह ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाते हैं। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत सूक्ष्म होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान होती है, जो कि अंकुरित हो जाते हैं। मतलब बीज की प्रस्तुप्ति अवस्था क्या होगी, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी धीरे धीरे, और वह बहुत ही सुस्त अवस्था में चला जाएगा। वह तभी अंकुरित होगा जब उसे पर्याप्त मात्रा में नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान मिले। लेकिन बीज के अंदर कम से कम 14% नमी होनी चाहिए। इससे कम अगर नमी खत्म हो जाएगी तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। कोई भी बीज कितना भी शुष्क हो, लेकिन उसमें 14% नमी बनी रहती है। आगे देखते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय का एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। फल किससे बनता है? अंडाशय से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गुद्देदार हो सकते हैं, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति सूक्ष्म भी हो सकते हैं। मतलब फल कैसे भी हो सकते हैं, उनमें गुद्दा भी हो सकता है या फिर बिल्कुल सूक्ष्म हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों का प्रक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की है। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके प्रक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आप पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय के फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अप्रकाशित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण है। पुष्पासन के खाने योग्य भाग है किस किस में? सेब में, स्ट्रॉबेरी में, अखरोट में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इनमें से कौन सी फल का
पुष्पासन खाया जाता है? और ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तो कौन से होंगे? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें? जो आभासी मतलब डायरेक्ट विकसित हुए हो। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। क्या बोला है? जो अंडाशय से विकसित नहीं होते उन्हें क्या बोलेंगे? आभासी फल। आभासी फल में कौन कौन से आएंगे? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। ये 3 एग्जाम्पल याद रखनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, या आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। और वास्तविक फल कौन से होंगे? जो अंडाशय से विकसित हो। और एक होते हैं अनिषेकजनक फल, वो कौन से होंगे? उनमें आएगा एग्जाम्पल केले का। आगे पढ़ते हैं उनमें। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेकजनित फल कहते हैं। एक उदाहरण है केले का। यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षाओं में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आभासी में कौन कौन से आएंगे? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। साथ के साथ रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएंगे। आभासी में तो आएंगे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, जो अंडाशय से विकसित नहीं होते। और यथार्थ या वास्तविक फल कौन से होंगे? जो अंडाशय से विकसित होते हैं। इसमें अपने आम, ये नॉर्मल फल होते हैं, आम, अमरूद, ये आ जाएंगे। और अनिषेकजनित फल कौन से होते हैं? जो बिना निषेचन के बनते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आएगा केले का। किसका? केले का। आगे चलते हैं। अनिषेक फलन की वृद्धि हार्मोन का प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, मतलब इनमें बीज नहीं पाए जाते। बीज आवर्त बीजों का अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यायवासियों को प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। क्या इनमें क्या बताया गया? आवर्त बीज जो होते हैं, इनके बीज होते हैं, इनके क्या क्या लाभ है? एक तो इनका ये लाभ है कि इनमें परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इनके परागण और निषेचन के लिए जल आदि वायु या किसी कीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतंत्र होते हैं। और ये अपनी रचना में काफ़ी निर्भरतापूर्ण होते हैं। इनमें खुद में पर्याप्त नमी, पोषण होते हैं। थोड़ा से अगर इनको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो अंकुरित हो सकते हैं। और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इजी होता है, और दूसरे क्षेत्रों पे इनको बिखेर के नए पौधे प्राप्त करना आसान होता है। नेक्स्ट है, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, अल्प वयस्क नवोविद तब तक पोषण देते हैं जब तक वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। और बीज का एक इम्पोर्टेंट गुण ये भी है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन के द्वारा पैदा होते हैं तो हर एक नए पौधे में एक नई भिन्नता पाई जाती है, नई क्वालिटी मिलती है। वह अपने पेरेंट्स के जैसे समरूप नहीं होता। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या आप बीज के बिना, उस बीज के बिना हो जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है, भंडारित न किया जा सके, खेती की कल्पना कर सकते हैं? साथ ही क्या कहा गया है कि बीज हमारे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य योग्य पदार्थ है, जिनका भंडारण करके हम पूरे वर्ष भर खाते हैं। और साथ में बीजों का भंडारण कर हम अगली फसल आने तक उसका इंतजार करते हैं, और जब उसका उगने का टाइम आ जाता है तब हम बीजों को भूमि में छिड़क कर नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। बीज के प्रक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुत संख्या प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन सक्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस
आर्कटिस है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा में खनित किया गया। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रस्तुति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ। हाल में ही एक रिकॉर्ड 2,000 वर्ष पुराना खजूर के जीवन समक्ष बीज फोएनिक्स डैक्टिलोफोरा का है, जो मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज में पाया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि एक बीज का जीवन काल कितना होता है। कुछ बीज तो कुछ समय में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीज है वो हजारों समय तक भी अपना जीवन काल बनाए रखते हैं। इनमें से सबसे पुराना बीज अब तक कौन सा ज्ञात है? ल्यूपिनस आर्कटिस। कौन सा? ल्यूपिनस आर्कटिस, जो 10,000 वर्ष पुराना है। और एक पुराने खजूर के समान क्या पाया गया है? फोएनिक्स डैक्टिलोफोरा। फ्यूनिस डैक्टिलोफोरा, जो 2,000 वर्ष पुराना है। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। कौन कौन सा? एक भ्रूणपुटी कोष में कितने अंडे मौजूद होते हैं? दूसरा, एक बीजांड में कितने भ्रूणकोष मौजूद होते हैं? तीसरा, एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक परूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में ऑर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 10,000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामलों में कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे ओरोबैंकियोस्ट्राइगिया है। क्या आपने फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर फाइकस के बीज में कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या आप किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं? इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह के विशाल जैव समूह पैदा किया होगा। नेक्स्ट अपना असंजनन एवं बहुभ्रूणता, इसके बारे में पढ़ते हैं। असंजनन एवं बहुभ्रूणता यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन का परिणाम है, कुछ पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। उन्हें क्या बोलेंगे? असंजनन। जहाँ पर बिना निषेचन के बीज पैदा हो उसे क्या बोलेंगे? असंजनन। असंजनन में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? घास और एस्ट्रेसिया। कौन कौन से? घास और एस्ट्रेसिया। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंजनन अलिंगीय प्रजनन है। यहाँ पे क्या पूछा गया? बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहेंगे? अनिषेचित फल। और इसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे? केले का, जिसमें बीज नहीं होते। और जो बिना निषेचन के बीज बना ले उसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे? घास का। जो लैंगिक प्रजनन का अनुग्राहक है, क्या है? इस प्रकार से असंजनन अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुग्राहक है, मतलब इसके नियमों की अवहेलना करता है। ये असंजननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्राय कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू व सिट्रस आम की किस्मों, भ्रूणकोश पुट्टी के आसपास के कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और भ्रूणकोश में प्रोद्वधि प्रोटूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहेंगे? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को। और असंजनन, जिसमें बिना निषेचन के बीज पैदा हो उसे तो असंजनन कहेंगे। और एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो उसे क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे। संतरे की कुछ बीजों को लें और उन्हें मरोड़ के प्रत्येक बीज की भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें कोई क्लोन कहा जा सकता है?
बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विषमकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर किसे कहेंगे? हाइब्रिड को, जो दो अलग अलग किस्म को मिलाकर एक तीसरी किस्म बनाई गई हो। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म के संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया तो उसकी पादप संतति प्रखर होगी और वह संकर बीज की विशेषता को यथावत नहीं रख पाएगा। क्या कहा गया है? एक बीज ये, इन दोनों से मिलकर क्या बना? ये संकर बीज बना। अगर इसको उगाकर हम यहाँ पे इसके ये पौधे से बीज प्राप्त कर लिए, वापस से इसे ही उगाएंगे तो ये फिर से एक पीढ़ी चल पड़ी, मतलब ये भी इसके समान ही होगी, कुछ अलग नहीं पाएगा। तो संकर बीजों की यह विशेषता है कि हर साल उन्हें नया बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? नया बनाना पड़ता है। यदि यह संकर असंजनन तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों को असंजनित जीन्स के स्थानांतरित करने के अध्ययन चल रहे हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है, क्योंकि अपना कक्षा 12 का पहला चैप्टर पादपों में लैंगिक प्रजनन समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।